हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मुझे बताइए क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहली हमारी एक क्लास है, बिल्कुल हम लोग बेसिक इसकी जानने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज की क्लास में। तो ध्यान से समझना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक चीजें अपने पास कौन कौन से पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या है स्टैटिस्टिक्स के वो पॉइंट, और स्टैटिस्टिक्स खुद भी क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है अपने पास मीन। माध्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो है वो अपने पास मीन है। दूसरा जो पॉइंट अपने पास है वो है मीडियन। ये जो अपने पास है वो है अपने पास माध्यिका। तीसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड के बारे में या बहुलक के बारे में। मोड या बहुलक। चौथा जो पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंज के बारे में, रेंज परास के बारे में। पांचवा जो पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा रेंज कोफिशिएंट के बारे में। परास गुणांक के बारे में। ये जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं ताकि आपको चीजें पता रहें। यहाँ पर 5 के बाद 6 नंबर पॉइंट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मीन डेविएशन के बारे में। माध्य विचलन के बारे में। 6 नंबर जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। 7 नंबर पॉइंट वेरिएंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने पास यहाँ पर 8 नंबर जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, मानक विचलन। यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में। यहाँ पर अपने पास विचरण गुणांक। और 10 नंबर जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन के बारे में। ये जो चीजें हमारे पास होने वाली हैं सारी की सारी कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर अपने पास सबसे पहले जो पॉइंट अपने पास हैं, पहले वाले मीन, मीडियन, मोड। इनसे रेंज है, रेंज कोफिशिएंट है, इन चीजों के बारे में हम लोग जो है शुरुआत के 3 जो पॉइंट होते हैं वो मेजरमेंट ऑफ अपने पास सेंट्रल टेंडेंसी अपने पास होता है। इनसे मतलब हम लोगों को यहाँ पर सेंटर में कौन सी वैल्यू होगी, बीच में कौन सी वैल्यू होगी, वो हम लोगों को बताना होता है। ये अपने पास यहाँ पर जो है वो हम लोगों को बताना होता है। इसमें सह संबंध इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले भी हैं जिनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसी का पार्ट जो अपने पास होता है यहाँ पर, ये जो अपने पास होता है, ध्यान से सुनिए आप, जो माध्यिका अपने पास होती है उसी को हम लोग और पार्ट भी होते हैं। माध्यिका के साथ साथ ओनली मीडियन ही नहीं होती, इसके और पार्ट भी अपने पास होते हैं। जैसे क्वार्टाइल अपने पास होता है, जैसे अपने पास वहां पर क्विंटाइल अपने पास होता है, डेसाइल अपने पास होता है, ऑक्टाइल अपने पास होता है, परसेंटाइल अपने पास होता है, वो इसी के पार्ट अपने पास यहाँ पर हैं। जैसा इस बार जो फेज 13 में क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिए थे, जैसे यहां से एक तो हम लोग 2 भागों में बांटते हैं तो उसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं। अगर हम लोग किसी भी डेटा को 4 भागों में बांट दें तो उसको हम लोग क्वार्टाइल बोलना शुरू कर देंगे। तो ये इसी के पार्ट अपने पास होंगे।
क्वार्टाइल हम लोग बोलना शुरू कर देंगे। अगर हम लोग 5 भागों में बांट दें तो उसको क्विंटाइल हम लोग बोलना शुरू कर देंगे। अगर हम लोग इसको 8 भागों में बांट दें तो ऑक्टाइल बोलना शुरू कर देंगे। अगर हम लोग इसको यहां पर 10 भागों में बांटना शुरू कर दें तो डेसाइल बोल देंगे। 100 भागों में बांटना शुरू कर दें तो परसेंटाइल बोल देंगे। यहां से रेंज होती है पूरे डेटा की। रेंज जो होती है वो कंप्लीट डेटा की अपने पास रेंज होती है। पूरा का पूरा जो डेटा होता है उसके बड़ी से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो तो अपने पास उसकी रेंज आ जाएगी डेटा की। लेकिन शुरुआत का डेटा और लास्ट का जो डेटा होता है ना, रियल में जब हम लोग काम करने जाते हैं, रियल में जब डेटा के साथ हम लोग काम करने जाते हैं तो शुरुआत का डेटा और लास्ट का जो डेटा है वो हमारे ज्यादा काम का नहीं रहता। किसी भी चीज में आप लोग अगर देखोगे, कोई भी कैसा भी डेटा अगर आप लोग देखोगे तो उसमें नॉर्मली 99% शुरुआत का डेटा और लास्ट का जब डेटा को ही एनालिसिस करना है तो शुरुआत का डेटा और लास्ट का डेटा हमारे ज्यादा काम का नहीं रहता। सर ज्यादा काम का क्यों नहीं रहता? ज्यादा काम का इसलिए नहीं रहता कि वहां पर लोग बहुत कम रहते हैं। जैसे अपने पास अगर आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो वो भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 30 से 50, ये जो एज बीच में जो एज होती है ना उसमें सबसे ज्यादा मिलती है। या इनकम की भी अगर हम लोग बात करें तो अपने देश में जैसे 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले बहुत कम लोग होंगे, या डेली के अपने पास या साल के 100 रुपए से कम कमाने वाले भी बहुत कम लोग होंगे कि अपने पास साल में 100 रुपए ही कमाए। जो अपने पास कमा सकता है वो साल में 100 रुपए से तो ज्यादा ही कमाएगा। तो शुरुआत वाला जो डेटा होता है वो हमारे पास डेटा को मिसगाइड करता है। उस डेटा से देखकर हम लोग रियल में जो हम लोग देखना चाह रहे हैं डेटा के बारे में उसका एनालिसिस हम लोग नहीं करते। तो शुरुआत का डेटा और लास्ट का डेटा जब हम लोग छोड़ देते हैं तो वहीं से निकल कर आती है अपने पास यहां से रेंज या प्रास की जगह इंटर क्वार्टाइल रेंज यहां से निकल कर आएगी, जिसको हम लोग IQR बोलते हैं। यहाँ पर अंतर चतुर्थक अपने पास रेंज प्रास हम लोग बोलते हैं हिंदी में। जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में तो हिंदी भी इसकी हम लोग करते चलेंगे। जब हम लोग यहाँ से अगर लास्ट का 25% और शुरुआत का 25% डेटा छोड़कर अगर एनालिसिस करें, उसकी रेंज निकालें तो उसको बोलते हैं हम लोग IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज। कभी कभार हम लोग देखना चाहते हैं कि शुरुआत का 10% और लास्ट का 10% डेटा अगर मैं छोड़ दूं, उसको छोड़कर अगर आप लोग रेंज निकालते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटाइल रेंज हम लोग बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको फेज 13 में नए जो कुछ पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर कंप्लीट आप लोगों को बेसिक से क्यों पूछे गए हैं, कहाँ से अपने पास है, क्या है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे। ध्यान से समझना, स्टैटिस्टिक्स जो है वो एसएससी ने क्या किया था, उसने कहा था कि मैं मेंस में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन मान लो कोई अगर इंस्टीट्यूट गलती करता है तो उसकी सजा फिर हमें भुगतनी पड़ती है। उसने जैसे फेज 13 में दे दिया, अब क्या पता वो अपने पास यहाँ पर पहले, वैसे तो पहले नहीं देता था बिना मतलब की चीजें कि जो सिलेबस में लिख दिया आप उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पूछ सकते हो। बाहर से अगर क्वेश्चन आप लोग मान लो फर्स्ट ईयर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, सेकेंड ईयर का कोई बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, तो पहले नहीं करता था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछता था। अब पूछ ही लिया है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। हम तो पहली बात तो पेपर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करवाओ, ये हैंग नहीं होना चाहिए, माउस काम करना चाहिए, उसी की लड़ाई लड़ते हैं। अगर वो चीज सही हो तब सेकेंडरी चीजों पर जाए कि भाई आउट ऑफ सिलेबस या गलत क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे पूछ लिए। तो याद रखिए, हमें इन सारी परिस्थितियों से अगर हमने सोच लिया है तो इन सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए भी हमें सिलेक्शन लेना है, मेहनत थोड़ी सी करते चलना पड़ेगा। ये चीज आप लोग मुश्किल है एक बच्चे के लिए इस माहौल में, लेकिन याद रखिए लड़ाई हम लोगों को चारों तरफ से लड़ते हुए सिलेक्शन लेना है और फोकस अपना पढ़ाई पर आप लोगों को रखना है, ये याद रखिए आप लोग। तो चलिए हम लोग, क्योंकि अब सीजीएल के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या सर एसएससी प्री में क्वेश्चन डालेगा क्या, तो मैं कहूँगा नहीं डालेगा। मुझे अगर डाल दिया तो भी हम तो क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ा सकते हैं हम लोग, तो उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो इस चीज को मैं तो कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा। याद रखिए जो स्टैटिस्टिक्स जो पॉइंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो बड़े डेटा के लिए होता है।
पहले के ज़माने में काम आता था, राजा को वहाँ पर कलेक्ट करना पड़ता था, पूरा राजस्व जो कलेक्ट करना पड़ता था, रेवेन्यू जो कलेक्ट करना पड़ता था, उसमें बहुत सारा डेटा अपने पास होता था, उसको कलेक्ट करने के लिए काम आता था। मेनली धीरे-धीरे कंपनियों ने इसको मतलब अपने अंदर एक्सेप्ट किया और कंपनियाँ आज पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस पर ही चलती हैं। इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। बहुत शानदार सब्जेक्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स बहुत शानदार सब्जेक्ट है, जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में चीज़ों के बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी में कहाँ पर कैसे कौन सी ग्रोथ होगी, तो उससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज़ से कि ये बात सही है या ये बात गलत है। डेटा लेकर हम लोगों को उसको मैथमेटिकली जो है वो हम लोग उसको मतलब देख सकते हैं कि यार बात ठीक है या बात गलत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। डेटा देने के अपने पास 3 तरीके होते हैं। कोई भी जो डेटा हम लोगों को देता है कि अपने पास यहाँ पर एक क्लास में, मान लो मेरी क्लास में बच्चे हैं 5, मान लीजिए। यहाँ पर मैंने एक क्लास ली जिसमें मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ाने गया, बच्चे थे फर्स्ट स्टैंडर्ड के। वहाँ पर 15 बच्चे अगर थे तो उन 15 बच्चों की अगर एज लिखनी हो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इस टाइप से 15। देखना, डेटा देने के 3 तरीके होते हैं, वो बात आपको समझनी पड़ेगी। ये सारे के सारे पॉइंट मैं आपको बहुत बेसिक से समझा दूंगा और आपके दिमाग में सारा सब कुछ समझ में आएगा, उस चीज़ की चिंता मत करना। जो नए क्वेश्चंस पूछे वो भी मैं समझा दूंगा, 100% क्वेश्चंस कर पाओगे। जो स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक पूछना चाहिए एसएससी को, जहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, वो चीज़ें भी मैं सारी की सारी आपको समझा दूंगा। तो नए क्वेश्चन बने वो भी समझ लेंगे और जो बेसिक है वो तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। तो एक क्लास में 15 बच्चे थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड की एक क्लास है, मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। 15 बच्चे हैं, उनकी जो एज है या वेट जो है, एक का 10 केजी होगा, एक का 12 केजी होगा, एक का 13 होगा, एक का 9 होगा, एक का 12.5 है, एक का 14 है, एक का 8.5 है, एक का 9.5 है, एक का 7 केजी है, एक का 11 केजी है, एक का 13 केजी है, एक 14 केजी है। कितने लोग हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, एक का 11 है, एक का 10 है और एक का 15 है। ये लीजिए, इस प्रकार से अपने पास वेट है, तो 15 लोगों का वेट मैं आराम से ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान से सुनना, स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को इसका पूरा बेसिक आपको चीजें समझाता हूं कि किस किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बड़े डेटा के लिए होता है, लेकिन यहाँ क्लास में तो हम लोग सीखेंगे छोटे डेटा के लिए। सिखाते बच्चे को छोटे डेटा के लिए हैं। रियल में ये जो टॉपिक होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है, ये बहुत बड़े डेटा के लिए होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये बोलें कि इस प्रकार से उनकी वेट और दिया हुआ है इतने इतने केजी, तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी ये अपने पास है। यहां पर इस प्रकार से अगर दे दे तो ये अपने पास जो है वो व्यक्तिगत श्रेणी है, याद रखिए। दूसरे प्रकार से जो डेटा देने का तरीका अपने पास होता है, वो ये डेटा देने का तरीका होता है, एक क्लास में अब मैंने क्या किया कि स्कूल में पढ़ाना छोड़कर मैंने एसएससी में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो एसएससी में मान लो मुझसे बच्चे पढ़ने आए और वहां पर बच्चों का बैच था 1000 का। तो यहाँ पर 1000 स्टूडेंट का अगर बैच है, तो मैं कहूँगा कि कुछ बच्चे 15 साल के होंगे, कुछ 16 साल के होंगे, या 15 साल वाला तो कौन पढ़ने आएगा। कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी करने वाले 17 साल के होंगे, कुछ 18 के होंगे, कुछ 19 के होंगे, 20 के होंगे, 21 के होंगे, 22 के होंगे, 23 के होंगे और 24 के होंगे और 25 के होंगे। ये लो, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दे दूंगा मैं कि 17 साल के 120 बच्चे हैं, ये लो। 18 साल के अपने पास यहाँ पर 80 बच्चे हैं, ये लीजिए। 19 साल के अपने पास 70 बच्चे हैं और 20 साल के 130 बच्चे हैं। यहाँ पर 21 साल के अपने पास 110 बच्चे हैं, ये अपने पास 90 बच्चे हैं और ये अपने पास जो स्टूडेंट हैं वो अपने पास से मान लीजिए 100, यहाँ पर भी अपने पास 100 हैं और ये अपने पास बच्चे कितने, 200। ये लीजिए, इस प्रकार से अगर कोई डेटा अपने पास देता है तो अपने पास उस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये अपने पास डिस्क्रीट सीरीज है। इसको हम लोग अविच्छिन्न श्रेणी हम लोग बोलते हैं, याद रखिए आप लोग। अगला जो अपने पास यहाँ पर डेटा होता है वो इस टाइप से, 3 टाइप से देगा।
जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा 3 टाइप से देगा। अभी मैं बस समझाता हूँ, चिंता आप लोग मत करना। जब कभी भी हमारे पास लिखता है तीसरे टाइप का, ये दूसरा डिस्क्रीट सीरीज हम लोग इसको बोलते हैं, और तीसरा अपने पास डेटा मान लो और बड़ा हो गया। यहाँ पर मैं एक टाउन को पढ़ा रहा था, नहीं, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा था, तो अपने पास 15 बच्चे थे। अब एसएससी का मैंने ऑफलाइन बैच चला दिया, उसमें मेरे पास 1000 बच्चे आए, और उन 1000 बच्चों में मैंने यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। तो इस प्रकार से जो बच्चे होंगे वो 200, 400, 600, 700, 800 इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। उनकी 1000 बच्चों की एक एक की एज लिखना या एक एक का वेट लिखना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब मैंने क्या किया कि ऑफलाइन से निकलकर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, और जैसे ऑनलाइन पढ़ाया, मान लो अपने पास यहाँ पर 20,000 बच्चे आ गए। तो जो 20,000 स्टूडेंट हैं उनकी अब एज अगर लिखनी है, तो क्योंकि अपने पास यहाँ पर अब जो बच्चे होंगे मान लो वो 0 से 10 के बीच में होंगे। मान लो सारे ही बच्चे पढ़ने आए, ऐसा सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ मैं, तो सब टाइप के लोग देखने आएंगे। और मान लो उसमें अपने पास यहाँ पर 50,000 बच्चे आ गए, 60,000 बच्चे आ गए, तो इसको हम लोग ऐसे सीरीज अगर अपने पास होती है उसको कंटिन्यू सीरीज हम लोग बोलते हैं। ये याद रखिए आप लोग। जैसे यहाँ पर बच्चे आ गए, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 10 लोग आ गए, यहाँ पर 20 आ गए, 40 आ गए, 60 आ गए, ये 30 आ गए, 70 आ गए, और ये 5 आ गए। ऐसे ऐसे लोग अपने पास आए, तो इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी वो पूछेगा मीडियन, आप माध्य बताइए, मीन अगर हम लोगों से पूछ ले, मीन अगर हम लोगों से पूछ ले तो कहेगा ऐसी कोई श्रेणी देगा उसका मीन पूछेगा, या ऐसी कोई सीरीज देगा उसका मीन पूछेगा, या ऐसी कोई श्रेणी देगा उसका मीन हम लोगों से पूछेगा। ये लीजिए, अगर हम लोगों से कभी भी वो पूछता है कि आप लोग मीडियन बताइए किसी भी डेटा की, तो जब मीडियन पूछेगा या तो ऐसे देगा कि इसकी मीडियन बताओ, या ऐसे देगा इसकी मीडियन बताओ, या ऐसे देगा इसकी मीडियन बताओ। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? मोड पूछेगा तो वही मोड इस डेटा का बताओ, मोड इस डेटा का बताइए, या मोड इस डेटा का बताइए। इस प्रकार से हम लोगों से मोड पूछ लेगा। रेंज तीनों में से कोई एक देकर रेंज पूछ लेगा। हाँ और ना भाई बोलते रहा करो। जो भी आपको कोई भी चीज करनी है तो वो आप लोग मुझसे लास्ट में 5 मिनट एक्स्ट्रा चीज पूछा करो, या हाँ और ना या इससे रिलेटेड ही चीजों के बारे में आप लोग बातचीत किया करो। शुरुआत कर रहा हूं मैं एकदम बेसिक से, जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी मैं शुरुआत कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो छोटे डेटा के लिए नहीं होता, वो बड़े डेटा के लिए होता है। हम लोग पढ़ते हैं 10 ये छोटे डेटा के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सिखाना है मुझे तो बच्चों को। रियलिटी में ये बड़े डेटा के लिए है, याद रखिए। अब मैं एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए उठाता रहूंगा, एक एक बात। आज तो हम लोग जनरल एक बात करेंगे, कल से हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग उठाते रहेंगे और उस चीज के बारे में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। प्रत्येक पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे। जैसे मीन उठाया, मीन को मैंने पहले समझाया और फिर उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दिए। इसका जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, आपको बहुत सारी एनर्जी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी ने सिर्फ और सिर्फ मेंस में डाल रखा है, और वो भी एक क्वेश्चन अपने पास डाल रखा है। मेंस में एक क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, आ सकता नहीं है, आएगा ही आएगा। और बहुत बार तो वो एसएससी के जैसे क्वेश्चन है वो हमेशा नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब की बार पता नहीं क्या हुआ, कोरिलेशन फर्स्ट ईयर का उठाकर दे दिया उसने, फर्स्ट ईयर में से उठाकर उसने दे दिया कोरिलेशन। तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ तो लेंगे, क्या पता एसएससी फिर से रिपीट कर दे। मैं आपको सारी चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको वैसे पूछना नहीं चाहिए था। रेलवे में भी आता है, रेलवे में भी आता है, सीडीएस में भी आता है। मैं सारी चीजें कवर करूंगा भाई, याद रखिए। एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, सीडीएस में भी आता है। लेकिन अभी जो सीजीएल वाले बच्चों का एग्जाम आगे पोस्टपोन्ड हुआ है, इसलिए मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। बाकी सभी एग्जाम्स में आता है, रेलवे में भी आएगा, सीडीएस में भी आएगा और इसमें भी आता है। बैंक में नहीं आता अभिजीत, और बैंक की मैंने पहले भी कहा अभिजीत कि बैंक वाले जो बच्चे हैं, ओनली जो बैंक की तैयारी कर रहा है वो मुझसे भाई मत पढ़िए। जो लोग बैंक की तैयारी करवा रहे हैं उनसे आप लोग पढ़िए, तो बैंकिंग की बात आप लोग नहीं करोगे। मैंने यहाँ पर जब शुरुआत की थी 2010 और 11, तो मैंने बैंक पढ़ाने से ही शुरुआत की थी, याद रखिए आप लोग। तो इसलिए मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है,
कुछ बच्चों ने कहा, जैसे एसएससी में कुछ हुआ कि सर बैंक पढ़ा दीजिए, तो मैं उस बारे में सोच रहा हूँ, जो 4-5 दिन में मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे भी देख रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, क्या अपने पास सारा सिस्टम है वो मैं बता दूंगा। लेकिन बैंक वाला बच्चा अभी मैं मना करता हूँ मेरे हर वीडियो में कि मुझसे अभी मत पढ़ो भाई। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए, सूरज सिंह कह रहे हैं सर रिवीजन कैसे करें। सूरज भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ये जो चीजें क्लास में प्रॉपर क्लास होने दिया करो, नहीं तो आपने पूछा रिवीजन कैसे करें सर, कोई बच्चा कुछ पूछेगा, कोई बच्चा कुछ पूछेगा, तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, अपने पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही बातचीत चलेंगी, सर ये कैसे करें, ये कैसे करें, ये कैसे करें। बातचीत अपनी वैसे जो नॉर्मल पढ़ाई की वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो चलती हुई क्लास में मैं कोई भी एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करता हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। एक ही चीज याद रखो भाई, आप लोग सारे बच्चों से एक ही बात मैं कहूंगा, रेगुलर रहा करो और टाइम से आप लोग आया करो, दो चीजें याद रखो। उसके बाद मैथ समझाने का काम मेरा है। मैं इतना आप लोगों से, प्रत्येक बच्चे से वादा कर सकता हूं कि आप लोगों को मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा, ये चीज याद रखिए आप लोग। लेकिन आप लोग भी अपने आप से वादा कीजिए कि मैं रेगुलर रहूंगा, रेगुलर रहूंगा। सिर्फ खुद से इतना वादा कर लो कि आप रेगुलर रहोगे, उसके बाद मैथ सिखाने का काम मेरा है। इतना मैं जानता हूं कि जब तक मैं क्लास में हूं, जब तक बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं, तब तक जो समझाने का तरीका और मेरा जो एनर्जी है वो, मतलब यहां पर इतना मैं वादा कर सकता हूं कि उससे बढ़िया बहुत कम लोग आपको पढ़ा पाएंगे। खुद को तो मैं ये मानता हूं, मानकर चलता हूं कि जब तक मैं क्लास में हूं तब तक इस ब्रह्मांड में कोई भी टीचर मुझसे बढ़िया बच्चे को नहीं समझा सकता। हो सकता है किसी का नॉलेज ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन समझाने का जो काम है वो मुझसे बढ़िया इस ब्रह्मांड में कोई नहीं करता है। ऐसा मैं मेरे मन के अंदर मानकर चलता हूं जब मैं पढ़ाता हूं क्लास में। उसके बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं, मजाक कर लो, बातचीत कर लो, सब कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन क्लास में मैं आपको एकदम पूरा ध्यान पढ़ाई पर, पढ़ाई पर, पढ़ाई पर। तो याद रखिए, आप लोग रेगुलर रहो और आप लोग इन चीजों में सिर्फ और सिर्फ टाइम पर आया करो। जो मैं बताते जाऊं उसको रिवीजन करते चलो। जिस भी चैप्टर की मैं शुरुआत करूंगा, मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, आप लोग जीरो हो। मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप लोग जीरो हो, ये चीज उस टॉपिक में मानकर चलूंगा। मैं बिल्कुल बेसिक से सारी की सारी चीजें फाउंडेशन बैच की तरीके से पढ़ाकर आपको आगे बढ़ूंगा। लेकिन आप लोगों को रेगुलर रहना है, ये खुद से ही आप लोग वादा कीजिए कि आपको रेगुलर रहना है। फिर मैथ सिखाने का काम मेरा है, उसमें मैं आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप लोग इन चीजों के बारे में जानते नहीं हो अभी, मीन या अपने पास माध्य। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप लोग जो मैथ्स में जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज आप लोगों ने थोड़ा सा फोर्थ क्लास में पढ़ा था, फिर थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े तो फिफ्थ में भी पढ़ा था, फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो सिक्स्थ में भी पढ़ा था, फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो सेवंथ में भी पढ़ा था। वो 4-5 साल आपके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता गया। जैसे मैं सेप्स की अगर बात करूं, आपके अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं, तो मेंसुरेशन आपके फर्स्ट क्लास में था। फर्स्ट क्लास में बस ये था कि ये क्या होता है स्क्वायर, ये क्या होता है सर्किल, ये क्या होता है रेक्टेंगल, ये क्या होता है अपने पास यहाँ पर ट्रायंगल, बस बात खत्म। उसके बारे में कुछ नहीं था, फर्स्ट क्लास में ये था। आप लोग पेज पलट कर देखने, अब जो छोटे बच्चे हैं उनकी बुक देख लेना। सेकंड क्लास में क्या आना शुरू हो गया, सेकंड क्लास में आना शुरू हो गया कि इसके कितने वर्टेक्स हैं और कितनी साइड्स हैं। शेप वही थी, सेकंड क्लास में आना शुरू हो गया कि इसके कितने तो शेप्स हैं और कितने अपने पास इसके यहाँ पर साइड्स हैं और कितने वर्टेक्स हैं। थर्ड क्लास में जाकर 3D आना शुरू हो गया। थर्ड क्लास में जब आप लोग पहुंचे थे, आप बुकलेट उठाना छोटे बच्चों की, थर्ड क्लास में 3D आ गया। 3D में अपने पास क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, स्फेयर क्या होता है, इनके बारे में ये ऐसी ऐसी आकृति होती हैं। फोर्थ क्लास में जाने के बाद समझ में आया कि इनके फेस कितने होते हैं, क्यूब के वर्टेक्स कितने होते हैं, क्यूब के अपने पास साइड्स कितनी होती हैं, ये आना शुरू हो गया। तो फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जब आप लोग पहुंचे तो प्रत्येक क्लास में था एक बात। दूसरी बात, उसकी शेप्स आप लोग देखते हो अपने दैनिक जीवन में,
जो डेली लाइफ में आप लोग अपने कमरे को क्यूबॉइड की तरह देखते हो, आप बॉल को स्फीयर की तरफ देखते हो, आप गैस सिलेंडर जो आता है उसको सिलेंडर जैसा आपको पता लगता है, अरे अच्छा इसलिए इसको सिलेंडर बोलते हैं, गैस सिलेंडर, क्योंकि इसकी आकृति सिलेंड्रिकल है। आप कोई कोन खाते हो, आइसक्रीम कोन, तो आपको पता लगता है ये तो यार वही कोन है, इसीलिए इसको आइसक्रीम कोन बोलते हैं। जो टोपी होती है वो कोन जैसी आपको ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये भाई साहब जो है स्टैटिस्टिक्स, ये ना तो दैनिक जीवन में दिखाई देता है और ना ही हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ा था। बस इतना सा था 10th क्लास में कि लाइन खींच लो फ्रीक्वेंसी की तरह, ऐसे इस पर फ्रीक्वेंसी के लिए, और जैसे ही 5 हो जाए एक बार काट दो, फिर से ये 5 काउंट होंगे। ये इस टाइप से बस थोड़ा सा था 10th क्लास में, और उससे 1-2 क्वेश्चन आते थे, उसको पढ़कर आप लोग आगे निकल गए थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो 11th क्लास से वो पूछ रहा है, तो 11th क्लास की भी हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स वो तो फर्स्ट ईयर में पहुंच गया धीरे धीरे, तो फर्स्ट ईयर का मैं पूरा तो नहीं समझाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ी सी चीजें जो पूछी हैं वो बात मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ताकि वापस उस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो अपने बच्चे का गलत नहीं हो। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये अपने दैनिक जीवन में काम आता तो है, लेकिन पता नहीं लगता। जैसे मैं एक बात अगर आप लोगों से बोलूं कि मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट है कि बड़े जो अपने पास जिनकी हाइट ज्यादा होती है, जिन पेरेंट्स की हाइट, उन बच्चों की भी हाइट ज्यादा होती है, और जिन पेरेंट्स की हाइट कम होती है जिन पेरेंट्स की हाइट कम होती है उनके बच्चों की हाइट भी थोड़ी सी कम होती है। तो ये एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट अपने को तो ठीक लगता है, अपने को तो सही लगता है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है, इनके बीच में रिलेशन बनाना, दो चीजों के बीच में रिलेशन बनाना, वो अपने पास कोरिलेशन होता है। तो ये इतना शानदार सब्जेक्ट होता है। ये मान लीजिए कि बहुत बड़ी बड़ी मंदी इस एक एनालिसिस से कि किसके लिए पॉलिसी बनाए जिससे मंदी गायब हो जाए। पहले मंदी 10-10 साल चलती थी, अब ऐसा सिस्टम आप लोग देखोगे कि पॉलिसी उसी हिसाब से बनती हैं, गवर्नमेंट्स की पॉलिसी इस हिसाब से बनती हैं जिससे अपने पास जो रिसेशन आता है वो 1 या 2 साल में खत्म हो जाता है। इससे हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं। बहुत जितना आप सोच रहे हो ना उतना आसान या सीधा सब्जेक्ट नहीं है ये। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जिनकी हाइट ज्यादा होती है, अब दूसरी बात ये भी रिलेशन बनाना पड़ता है कि जिन पेरेंट्स की हाइट ज्यादा होती है उनके बच्चों की जो हाइट होगी उन पेरेंट्स से थोड़ी सी कम होती है। दूसरी बात, जिन पेरेंट्स की हाइट कम होती है उनके बच्चों की हाइट कम तो होती है, लेकिन अपने पेरेंट्स से उनकी हाइट ज्यादा होती है। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम लोग जैसे कंप्यूटर पर पढ़ते हैं ना कि बात सही है नहीं है, कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये जो अपने पास स्टेटमेंट है इनके बीच में रिलेशन बनाने को हम लोग को रिलेशन जो होता है, इनके बीच में रिलेशन बनाना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने प्राइस बढ़ाई या क्वांटिटी जैसे मार्केट में बढ़ी किसी चीज की, तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस घटेगी, तो इन चीजों के बारे में एनालिसिस हम लोगों को करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे सामने तो एसएससी या रेलवे या सीडीएस एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा और उस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो इन चीजों को हम लोग याद कर लेंगे, थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है, ताकि बच्चे को, प्रत्येक टाइप के बच्चे को याद रहे। हमें बहुत डीप से एकदम ऐसा, मतलब आज ही मैं गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बना दूं ऐसा तो कुछ करना है नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के बारे में समझना है। बाकी मैं बता रहा हूं कि बहुत शानदार सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सारे ही शानदार हैं। कोई भी सब्जेक्ट में जब डीप में आप लोग पढ़ते हो ना तो आपकी आत्मा को तृप्ति मिल जाती है। ये मान लीजिए आपको बहुत सारी नई नई चीजें पता लगती हैं, और मीन या इसका मतलब अपने पास होता है औसत। इसका जो मतलब होता है वो अपने पास एवरेज है। अब अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हो तो अपने पास जो सीरीज होती हैं उसका एक तो अपने पास मीन हम लोग निकालते हैं, अपने पास राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एक समांतर माध्य अपने पास होता है, एक गुणोत्तर माध्य अपने पास होता है, एक हरात्मक माध्य अपने पास होता है। उन सभी का अलग अलग यूज अपने पास है। एक अगर आप लोग बात करोगे अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, एक अपने पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, और एक अपने पास वहां पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपने पास था। इस प्रकार की सीरीज आप लोगों ने अगर देखी होंगी तो मीन ही अपने पास था। तो यहाँ पर हम लोग समांतर माध्य हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, आज की क्लास में स्टैटिस्टिक्स को मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं, बाकी अपने पास यहां पर हम लोग एक एक
पॉइंट पकड़ते रहेंगे, चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा। एक 5 है, एक अपने पास 7 है और एक अपने पास मान लीजिए यहाँ पर अपने पास 12 है। अगर मैं कहूँ कि इसका मीन क्या होगा, तो मीन का तुरंत मतलब आप लोग समझना कि सर अपने पास औसत होता है और औसत का फॉर्मूला अपने पास होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये तो बताइए क्या प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें याद है। मीन जो अपने पास होता है वो अपने पास होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये अपने पास मीन होता है। बताइए एकदम ठीक से आप लोग समझ पाए हो क्या? जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने एवरेज में लगाएंगे वो ही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेंगे। तो अपने पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये अपने पास मीन होता है। अब डेटा जो होता है उसके अपने पास 3 तरीके होते हैं डेटा देने के। पहले जैसे डेटा अपने पास इस प्रकार से देगा। दूसरा जो डेटा अपने पास, इन चीजों को ध्यान से समझना, छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास हैं, याद रखिए। दूसरा जो डेटा अपने पास देता है वो अपने पास देता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें अपने पास यहां से x का मान मान लो दिया हुआ है 5, 7, 9, 11। अपने पास इस प्रकार से 11 और अपने पास 13। ये जो लोग हैं वो अपने पास मान लीजिए 5 लोग हैं, ये लोग जो हैं वो 3 हैं, ये मान लीजिए अपने पास 2 लोग हैं, ये मान लीजिए अपने पास 7 लोग हैं और ये अपने पास 3 लोग हैं। तो 5, 5, 5 वाले अपने पास 5 लोग हैं जिनकी एज 5 साल है, ऐसे बच्चे 5 हैं। ये इस प्रकार से 5, 5, 5 वाले 5 बच्चे अपने पास हैं। ये 7, 7, 7 वाले 3 बच्चे हैं, ये कहना चाह रहा है। 9, 9 वाले 2 बच्चे हैं। 11, 11, 11 वाले 7 बच्चे अपने पास हैं। ये लीजिए 7 बच्चे अपने पास 11, 11 वाले हैं और 13, 13, 13 वाले 3 बच्चे अपने पास 13, 13 वाले हैं। इस प्रकार से टोटल बच्चे अपने पास हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही बात हम लोगों को पता है कि एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, इन सभी को मैं जोड़ूं, इनको जोड़ना है 5, 5, 5, 5 और 5 को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 25, इसको जोड़ोगे तो भी 25 आ गया। और अगर हम लोग यहाँ पर इनटू करेंगे इस चीज को तो यहाँ पर तो भी तो 25 आ गया। तो मुझे बताइए 5, 5 को जोड़ूं या 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, ज्यादा ठीक कौन सा है? तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करना ज्यादा ठीक है। यहाँ पर इन चीजों के बारे में जब भी जोड़ना होता है, ज्यादा संख्याओं को जोड़ने को ही तो मल्टीप्लाई कहते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये रहा। मुझे बताइए 7 को 3 बार जोड़ें या 7 को 3 से गुना करें? ये लीजिए 9 को 2 बार जोड़ें या 9 को 2 से गुना करें? आना तो अपने पास यही है। 11 को 7 बार जोड़ो या 11 गुना 7 77 और 13 इंटू 3 अपने पास 39। ये लीजिए, बताइए बात को क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोगों को समझ में आ रही है ये वाली बात। तो अपने पास 6, 14, 21 और अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए क्या अपने पास 16 और अपने पास 14, 30 हो गया 3। तो अपने पास ये कितना होगा 5, 7, 8, 15 और 18। क्या यही हो गया है? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अपने पास 10 और अपने पास 10, 20 हो गया। तो यहाँ पर 20 तो ये हैं, ये अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 20 तक हैं और ये अपने पास 180, इनका सम 180 है। तो क्या अपने पास 180 बटे 20, क्या यही आप लोग लिख पाओगे? हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास मीन आ गया है? तो मैंने क्या क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए इसमें मैंने क्या किया है, तो आप लोग कहोगे सर इन दोनों को आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है एफ एक्स, उसके बाद मैंने इसको जोड़ा है। और याद रखिए मैथ्स के अंदर कोई भी हम लोग लैंग्वेज नहीं लिखते, मैथ्स की खुद की एक लैंग्वेज होती है। मैथ्स में हम लोग लैंग्वेज नहीं लिखते, उससे बचते हैं। कहीं लिखना पड़े तो लिखते भी हैं लेकिन नॉर्मली हम लोग बचते हैं। ये अपने पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, जैसे कहीं पर 20 टाइम्स अपने पास है तो हम लोग क्या करते हैं मैथ्स में 2 की पावर 20 लगा देते हैं। इससे अगला अब खुद समझे, जिसका मैथ्स क्लियर है वो खुद समझे कि भाई इसका मतलब अपने पास 2 2 2 2 2 2 20 बार होता है। खुद की मैथ्स का आपने साइन बना रखे हैं, खुद की लैंग्वेज बना रखी है। जैसे कहीं पर हमें लिखना पड़े कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं
तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं, ए बी सी और डी एफ कॉन्ग्रेंट हैं, उसकी जगह हम लोगों ने एक साइन बना लिया कि ये लो, हम लोगों ने एक साइन बना लिया है कि इससे अगला जिसका मैथ्स क्लियर है उसको समझ में आए कि हाँ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, और जिसका मैथ्स क्लियर नहीं है उसको मैथ्स हमें क्यों सिखाना, या तो वो सीखने की कोशिश करे। तो हम पहले बता देते हैं कि ये साइन भाई कॉन्ग्रेंसी का है। तो ऐसे ही हमने साइन बना रखे हैं कि हमारे पास जो अपने पास यहाँ पर मीन होता है उसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। जो मीन होता है, जैसे इस डेटा का जो मीन होगा, मान लो ये एक्स का मान है, तो मीन को हम लोग पहली बात तो एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसको हमने किया क्या था, तो आप कहोगे सर इन सभी को जोड़ा था, तो जोड़ने का साइन ये है, समेशन का साइन ये है, ये लीजिए एफ एक्स को हम लोगों ने जोड़ा है, और नीचे क्या लिख दिया, नीचे हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी थी उन सभी को हमने ऐड किया था, समेशन ऑफ एफ, और ये लीजिए ये मीन का अपने पास फॉर्मूला बन गया। हाँ और ना बताइए कि मीन का फॉर्मूला किस प्रकार से, कहां से, कैसे बना है, बताओ प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? अगली बात, हाँ, दूसरी बात, उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से, छोटी छोटी चीजें, आपके फर्स्ट डे है, आपको लैंग्वेज कुछ बच्चों को समझ में आनी शुरू हो, इधर से स्टैटिस्टिक्स का एकदम जीरो से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है ये, तो मैं आपको एकदम बेसिक सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, हर चीज, क्योंकि इसमें नया अचानक कोई भी बच्चा सारे मैथ्स बैकग्राउंड से थोड़े ना है, कुछ बच्चे साइंस अपने पास आर्ट्स से भी हैं, कॉमर्स से भी हैं, कॉमर्स वालों को तो पता रहता है। अपने पास अगर आप लोग इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो, तो इको अगर पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स में अपने पास 11th क्लास में आता है ये वाली चीज। यहाँ पर फॉर्मूला जो मैं रिपीट करता हूँ एक बच्चे के लिए, ये हमने किया क्या था, 180 क्या है, आपको ये बात तो समझ में आती है सर, सभी का समी तो है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके करोगे तो 20 है। तो उसको फॉर्मूले में हम लोग कैसे लिखें, तो फॉर्मूले में 120 80 कहाँ से आया, इन सभी को जोड़ा है, एफ एक्स को ही तो जोड़ा है, तो समेशन का साइन ये है, समेशन ऑफ एफ एक्स, और 20 कहाँ से आया, समेशन ऑफ एफ। ये अपने पास इस प्रकार से हम लोगों ने कर लिया, बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल त्रिभुवन आपने पढ़ लिया है, क्योंकि आप अगर इकोनॉमिक्स था तो उसका एक यही सब्जेक्ट अपने पास साथ होता है इको के साथ, फिर 12th क्लास में ये है नहीं, स्टैटिस्टिक्स इको के साथ है नहीं, और फिर फर्स्ट ईयर में वापस एज ए सब्जेक्ट इसको आप लोग चूज कर सकते हो, उसमें फिर काफी सारी, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा स्टैटिस्टिक्स। राजकिशोर कुमार का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे राजकिशोर भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। कॉलेज में पढ़ा था ना, बिल्कुल ठीक है, उसी चीज को मैं वापस रिवाइज करूंगा। 11th में थोड़ा सा था, देखो स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या है, वो इको के साथ 11th क्लास में आपको देता है, 11th क्लास में इसको पढ़िए, बुक चलती है पूरी 11th क्लास में, और जो मैंने ये लिखा है सारे के सारे पॉइंट 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ये रहा, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, फिर 12th में वो स्टैटिस्टिक्स नहीं देता है, फिर आपके पास, और 11th में आप चूज भी नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स, वो तो इको के साथ देता है। हाँ, आप फर्स्ट ईयर में जाकर, कॉलेज में जाकर एज ए एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट ले सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स आपके पास है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है, ये अपने पास इंडिविजुअल श्रेणी है, ये अपने पास डिस्क्रीट सीरीज है, और ये अपने पास कंटिन्यूस सीरीज है, 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, और 20 से 30 के बीच में, और 30 से 40 के बीच में। ऐसे लोग मान लीजिए अपने पास हैं 40 से 50 के बीच में। यहाँ पर जो पर्सन अपने पास हैं, फ्रीक्वेंसी जो है मान लीजिए 2 लोग हैं, यहाँ पर अपने पास मान लीजिए 4 लोग हैं, यहाँ पर मान लीजिए अपने पास 5 लोग हैं, यहाँ पर अपने पास मान लीजिए 3 लोग हैं, और यहाँ पर मान लीजिए अपने पास 7 लोग हैं, यहाँ पर अपने पास 6 लोग हैं। तो अब मुझे बताइए, सबसे पहले आप लोग जो है, ये जो है इस प्रकार से श्रेणी अपने पास है, ध्यान से समझना, ये छोटी छोटी चीजें बाद में आप लोगों को परेशान करेंगी, तो समझना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 0 से 10 के बीच में 2 लोग हैं, तो 0 से 10 के बीच में 2 लोग अगर हैं, तो मैं मेरी तरफ से क्या करता हूं, इनका एक एवरेज मान लेता हूं, और वो एवरेज मान लिया, 0 से 10 के बीच में 2 लोग हैं, तो मैंने मान लिया 5, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, इनकी मिडिल वैल्यू मैंने मान ली है।
0 और 10 को जोड़ के 5 कहाँ से आया? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर में अपर को जोड़ के, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो 5। यहाँ दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 15 आएगा। यहाँ ऐड करके 2 का भाग दोगे तो 25 आएगा। और ये कितना हो जाएगा? 35 अपने पास होगा। और ये कितना होगा? 45। तो यहाँ पर जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया बताइए? तो आप कहोगे सर 10 हो गया। ये कितना हो गया? 60। ये 125, ये 105 और ये कितना हो गया है? 270। इन सभी को अगर जोड़ोगे आप लोग तो 0 है। ये अपने पास 8, 9, 10 और 7 17 है। ये अपने पास कितना हो गया? 570। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए आप लोग सभी लोग। 507। 15 कैसे आया? 15 कैसे आया? ये रहा 15। मैं आपको बता रहा हूं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 का भाग देना है। या तो इनके बीच की मिडिल वैल्यू सोच लो। अगर आप सोच पाओगे 10 और 20 के बीच में कौन है, तो आप कहोगे सर 10 से 5 ज्यादा 15 और 20 से 5 ज्यादा 15 अपने पास है। ये जो अपने पास है, दूसरा तरीका अपने पास है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। इसको बोलते हैं लोअर टर्म, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लिमिट्स हैं अपने पास। तो लोअर लिमिट अगर 10 है और अपर लिमिट अगर 20 है, डिवाइड करोगे अगर 2 से तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर आंसर अपने पास 15 आ जाएगा। ये लीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करोगे तब ये 15 अपने पास आया है। ये लीजिए। तो यहां से अपने पास यहां पर सम अगर हम लोग निकालते हैं तो 570 और फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? तो आप कहोगे सर 20 होगा। तो जो अपने पास 570 है उसको डिवाइड कर दो 20 से, तो ये जो अपने पास आंसर आ जाएगा ये 28.5 आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर है। बताइए ठीक है क्या? तो ये 3 टाइप के। अब जिस बच्चे का मैथ्स में थोड़ा सा दिमाग चलता है, जिस बच्चे का, सिर्फ मीन की बात कर रहा हूं मैं, ओनली मीन की बात कर रहा हूं, जिस बच्चे का थोड़ा सा दिमाग चलता है उसको लगता है सर आपने दोनों को 5-5 कैसे मान लिया? 2 लोग थे, 0 से 10 के बीच में अपने पास 2 लोग थे और दोनों को ही आपने 5-5 सर यहां पर कैसे मान लिया? तो याद रखिए सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक की एज जो है वो तो अपने पास, इसमें आपने कहा 0 से 10 के बीच में 2 बच्चे हैं और दोनों की एज आपने पहले की भी 5 मान ली, दूसरे की भी 5 मान ली, तो 5 गुना 2 10। यहां पर 4 लोग हैं तो आपने 15-15 मान ली। यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है एक की एज सर 3 साल हो और दूसरे की एज 4 साल हो। तो बताओ 3 और 4 है तो दोनों बच्चे 0 से 10 के बीच में, तो इनका तो एवरेज जो आया वो अपने पास 3.5 ही आया और यहां पर तो आपने 5 लिख दिया। तो मुझे बताइए क्या डेटा जो अपने पास है वो गलत नहीं हो गया है क्या? तो याद रखिए, मैं फिर बता दूं उन बच्चों को जिनका मैथ्स क्लियर होता है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से बहुत कम बच्चे होते हैं। तो यहां पर मैथ्स से लेकिन काफी सारे बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उनके दिमाग में ये आता है। जब पहली बार कोई भी मैथ्स वाला बच्चा पढ़ता है तो उसके दिमाग में आता है यार 3 लोग हैं और 3 लोग हैं तो एक है 31 साल का, एक है 32 साल का, एक है 33 साल का, तो इनका एवरेज तो 32 होना चाहिए यहाँ पर और सर ने 35 लिख दिया, तो ये तो डेटा ही मिसमैच हो जाएगा अपने पास। तो मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, छोटे डेटा के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इनको अप्लाई जब करने जाते हैं तो बड़े डेटा के बीच करने जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर एक क्लास में हूं, मान लो मैं किसी भी छोटे एक क्लासरूम में हूं, तो क्या उसमें जो बच्चों का वेट होगा वो पर्टिकुलर अलग अलग वेट होगा? बिल्कुल एक ही बच्चा है तो जरूर नहीं, 0 से 10 के बीच में एक ही बच्चा है तो उसका वेट 5 भी हो सकता है और उसका वेट 9 केजी भी हो सकता है। लेकिन यही काम मैं एक गांव में जाकर करूं, मान लो मेरे गांव की जो पॉपुलेशन है वो अपने पास है 5000, तो 5000 के बीच में जाकर मैं जब चेक करूंगा तो मुझे एक बात बताइए, जब उनके बीच में सारा डेटा अगर मैं मान लो कलेक्ट करता हूं वहां से, तो क्या सारे के सारे बच्चे जो होंगे वो 0 से 10 साल के बीच में जो बच्चे होंगे वो सारे के सारे क्या 6 साल से बड़े होंगे क्या? कि मेरे गांव में 10,000 की 5,000 की पॉपुलेशन है, उसमें से जो बच्चे 0 से 10 के बीच में, वो बच्चे सारे के सारे 5 साल से 9 साल के बीच में है सर, 5 से 10 के बीच में है, 0 से 5 के बीच में तो कोई था ही नहीं। इसका मतलब क्या 5 साल से कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ क्या? तो जब उस डेटा को आप लोग कलेक्ट करोगे ना उन 5,000 लोगों का, तो 0 से 10 के बीच में जो लोग अपने पास होंगे उनका एवरेज जब निकालोगे तो वो 5 के आसपास आएगा। क्या सर आप कंफर्म
पक्का कह रहे हो क्या, लिख कर दे रहे हो क्या कि 5 आएगा? नहीं, 5 के आसपास आएगा, ध्यान रखना। अगर 5 के आसपास 4.5 भी आ सकता है, 5.5 भी आ सकता है, लेकिन यही बात उन 5,000 लोगों को मैं छोड़ता हूं और ये मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट पर अगर अप्लाई करूं, मान लो मेरे डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो है मान लीजिए 15 लाख, तो 15 लाख डेटा के आसपास, जब आप लोग खुद बताइए मुझे, 15 लाख डेटा को मैं अगर कलेक्ट करूं और 0 से 10 के बीच में लोग, 10 से 20 के बीच में ऐसे बांट लूं, तो 0 से 10 वाले के सभी लोगों की एज अगर निकाल कर और वहां से अगर मैं एवरेज निकालूं तो डेटा और 5 के नजदीक पहुंच जाएगा, याद रखिए। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करना भी छोड़कर अगर मैं एक स्टेट की बात करूं, मान लो मेरे स्टेट की पॉपुलेशन 22 करोड़ है, तो उन 22 करोड़ डेटा को जब मैं चेक करूंगा तो 0 से 10 के बीच में जितने भी लोग होंगे, कोई बच्चा 1 साल का होगा, कोई 1 महीने का होगा, कोई 1 महीने 3 दिन का होगा, कोई 1 महीने 20 दिन का होगा, कोई 2 साल 6 महीने 7 दिन का होगा, कोई हर टाइप का बच्चा मिलेगा उस 22 करोड़ में, तो उनका एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो वो और 5 के नजदीक चला जाएगा। और उस चीज को और अगर और अच्छे से करना है तो पूरे देश की पॉपुलेशन आप लोग लिख लीजिए जो कि 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, तो उसका डेटा अगर करोगे तो वो लगभग 5 के आसपास जाएगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। हाँ और ना बताइए, क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर उस डेटा को हम लोग सबसे ज्यादा जो है वो मिड पॉइंट पर हम लोग पहुंच रहे हैं, यानी डेटा से उतने ही तो डेटा बड़े होंगे और उतने ही डेटा अपने पास छोटे होंगे, इस चीज पर हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं। पहली 3 जो चीजें होती हैं वो हमेशा अपने पास, ये जो अपने पास होता है, ये अपने पास यहां पर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपने पास है कि मिडिल में कौन सी वैल्यू अपने पास होंगी, मिडिल में कौन सी वैल्यू अपने पास होगी, ये वो चेक करना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि मिडिल में कौन सी वैल्यू होंगी इन 3 से। क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, और याद रखिए हम लोग बड़े डेटा के लिए ही करते हैं। एफ एक्स है ना 570 यहां पर, हाँ एफ एक्स है भाई 570, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। आयुष, आयुष कौन सी चीज नहीं समझ में आई? मैं तो आपको इतना आपको नहीं समझा रहा था आयुष में ये बात, मैं उन लोगों को समझा रहा था जिनका बेसिक थोड़ा सा क्लियर होता है, जिनका बेसिक क्लियर होता है वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं ऑफलाइन में, और जो भी क्वेश्चंस मुझसे ऑफलाइन में पूछे जाते हैं वो मैं पहले से ऑनलाइन में मैं मेरी तरफ से बता देता हूं कि क्या पता यार किसी बच्चे का कंफ्यूजन हो। इसलिए मेरी क्लास में आप लोग देखोगे जो मुझसे टॉपिक पढ़ाते टाइम, जो मुझसे पिछले 15 साल में किसी बच्चे ने क्वेश्चन कोई किया है अच्छा क्वेश्चन उससे रिलेटेड कि यार यहाँ पर हाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो उनका रिप्लाई मैं मेरी तरफ से पहले से ही करता चलता हूं। तो इसलिए मेरी क्लास में नॉर्मली आप लोग देखोगे एक बार, ये तो स्टैटिस्टिक्स की पहली क्लास है, जैसे ही जम जाओगे 3 या 4 दिन बाद तो आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखना कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जहां जहां कंफ्यूज आप लोग होते हो वहां वहां मैं आपको पहले से बताते चलता हूं। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, वो भी मैसेज करते रहते हैं कि सर जहां हमें लगता है कि ये कंफ्यूजन है उसका रिप्लाई दे देते हो आप। तो मुझे कोई ऐसा थोड़े ना कि पहले से पता रहता है बच्चे का क्वेश्चन, जो जो मुझसे पिछले 15 साल में पूछे गए हैं, जो भी बढ़िया क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करता चलता हूं मैं। गजेंद्र मुझसे पूछो कृष्णा कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई, उस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसको मैं समझाता हूं। मोहित और ये जो कृष्णा और 1-2 बच्चे जो और हैं, 15 कहां से आया, 15 कहां से आया, मैं आपको बताता हूं। 15 अपने पास ये बताया ना अभी भी, 15 अपने पास यहाँ पर 0 से 10 के बीच में, वो तो अलग चीजें मैंने समझा दी, जिन बच्चों को वो क्वेश्चन था उनके लिए, बाकी के लिए वो क्वेश्चन प्रॉब्लम बन गया। मैं ये कह रहा हूँ 0 से 10 को बीच में दोनों को जोड़ना है, 0 और 10 को, और उसमें 2 का भाग देना है तो 5 आएगा। 10 और 20 को अगर आप लोग जोड़ोगे, 2 का भाग दोगे तो 15 आएगा। तो अपने पास यहाँ पर 10 से 20 के बीच में 4 लोग हैं, तो किसी की एज हो सकता है 11 हो, किसी की 14 हो, किसी की 16 हो, किसी की 19 हो। तो मैंने क्या किया, इनका एवरेज एक बार 15 ले लिया कि इनके बीच में जो लोग होंगे उनका एवरेज मिडिल वैल्यू मैंने मेरी तरफ से पहले से ले ली है। आ सकता है राजू? तो देखिए ध्यान से समझिए, इन चीजों से आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है।
याद रखिए, इन चीजों से डरने की या घबराने की जरूरत आपको नहीं है। यहां पर मैं वापस इस चीज को समझाऊंगा और उस पर बेस्ड फिर 15-20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ये तो एक बार बस थोड़ा सा मैं इंट्रो बता रहा हूं कि इस टाइप से सीरीज होती है और फिर हम लोग इसका मेन निकालेंगे। टिकेश्वर कह रहा है सभी क्वेश्चन में यही अप्लाई करोगे और क्या करोगे? तो मीन है, मीडियन में अलग कॉन्सेप्ट होगा, मोड में अलग कॉन्सेप्ट होगा, रेंज अलग होगा। ये लीजिए थर्ड टाइप रिपीट कर दूं गजेंद्र? करता हूं। 0 से 10 के बीच में दो, ये ग्रीन वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैंने मेरी तरफ से क्या किया, 0 से 10 के बीच में जो दो लोग हैं उनका एवरेज 5 मान लिया मिडिल वैल्यू। और मिडिल वैल्यू निकालने का तरीका होता है फर्स्ट लोअर लिमिट अपर लिमिट बाई 2 ये लो। इन सभी को फिर मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये आ गया, और ये मैंने फ्रीक्वेंसी का सम 10 है, तो सभी को जोड़ के 10 का अगर भाग दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए कोई बात नहीं, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। आप तो एवरेज का एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। एवरेज जो है उसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग ध्यान रखना कि मान लो अपने पास यहां पर 20 पर्सन है, उनका जो एवरेज है वो अपने पास यहां पर मान लो कुछ एवरेज है 30 साल 30 ईयर। एक न्यू पर्सन वहां पर ऐड हुआ, एक न्यू पर्सन जो है वो वहां पर ऐड हुआ, उसकी एज मान लीजिए अपने पास वाई ईयर है या एक्स ईयर है, और इससे एवरेज जो है वो एक बढ़ गया। एवरेज जो है वो एक बढ़ गया, एक बढ़ गया एवरेज, तो हम लोगों से वो पूछता है कि अब आप लोग बताइए, ध्यान से समझिए अब आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास है एवरेज जो है वो एक बढ़ गया, तो बताइए जो नया पर्सन आया था उसकी एज क्या है, ऐसा हम लोगों से मान लो क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के तीन तरीके आपके पास होते हैं। पहला तरीका, क्योंकि ये एवरेज ही है, मीन क्या है एवरेज, तो एवरेज के क्वेश्चन भी हमने यहां पर घुसा दिए बीच बीच में। बाकी वो सारे के सारे क्वेश्चन एवरेज जब पढ़ाऊंगा तब तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन एवरेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ रहे हैं तो पहला पॉइंट है मीन, और मीन का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज में पूरा का पूरा चैप्टर है अपने पास, बड़ा चैप्टर है, कम से कम 150-200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्लास के अंदर। लेकिन उसका इसकी बात तो आपको पता होनी चाहिए। याद रखिए कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो अपने पास है यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 20% का जो टोटल होगा वो कितना होगा। तब देखिए एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज ऊपर तो सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो अगर हम लोग औसत को राशियों की संख्या से इंटू कर दें तो क्या राशियों का योग आ जाएगा क्या? क्योंकि हमें दो चीजें दी हुई है, पर्सन है 20, क्वांटिटी जो है 20, और उनका एवरेज दिया हुआ है 30, तो 20% का टोटल वेट बताइए कितना होगा। 20% का टोटल जो वेट अपने पास होगा वो अपने पास होगा 20 × 30, जो कि अपने पास आ जाएगा 600 ईयर। अब एक नया पर्सन आ गया और उसका एवरेज एक बढ़ गया। नए पर्सन का एवरेज अगर एक बढ़ गया है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पर्सन कितने हो गए 21, तो 21% का
टोटल वेट बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे सर 21 लोग हो गए और एवरेज हो गया अगर 31, तो अगर हम लोग इंटू करें 31 इंटू 1 31, अपने पास यहाँ पर 31 इंटू 1 अपने पास यही हो गया ना। एवरेज अपने पास पहले 20% थे जिनका एवरेज अपने पास 30 है, तो टोटल अपने पास ये हो गया है 30 62 और 3 कैरी है तो 651 अपने पास ये रहा। तो ये है अपने पास 21% का टोटल वेट नहीं एज है, एज है ये अपने पास यहाँ पर 20% की टोटल एज है और ये 21% की टोटल एज है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 21 में से अगर 20 माइनस कर दें तो क्या ये अपने पास 51 ईयर, क्या यही अपने पास आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो अपने पास होता है एलिगेशन मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन में जो अपने पास सेकंड कॉन्सेप्ट है वो अपने पास एलिगेशन कॉन्सेप्ट है। कैसे? अब ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं साइड में नहीं जाऊंगा, मैं एवरेज में घुस गया और एवरेज पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं एलिगेशन में घुस जाऊंगा। एलिगेशन से जैसे जैसे बाहर निकलूंगा तब तक रेशियो कंप्लीट हो चुका होगा और वहां से बाहर निकलूंगा तब तक एवरेज एज भी आ जाएगा और पार्टनरशिप भी आ जाएगा। तो शुरुआत के स्टेटिस्टिक्स से घुस गया एवरेज में, आगे चला तो एलिगेशन आ गया और आगे बढ़ा तो रेशियो आ गया, फिर पार्टनरशिप आ गया, फिर एज आ गया, वापस निकला तो 5 चैप्टर खत्म। ऐसे हम लोग उधर जाएंगे नहीं, लेकिन जिस चीज की यूज है वो थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा ताकि बच्चे को पता रहे। तो ये चीजें तो आप लोग जैसे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं तो ये समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो एलिगेशन पढ़ाते टाइम 100% समझ में आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है एलिगेशन कि 20 बच्चों की एवरेज कितनी है तो 30, जो नया पर्सन आया उसकी एज अपने पास क्या होगी x मान लें, और ये मिलकर अपने पास कितना होना चाहिए, तो मिलकर एवरेज एक बढ़ जाएगा तो 31। तो यहां पर लोग थे अपने पास 20 और यहां पर कितना है 1, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1 आएगा, इसमें से ये माइनस किया तो एक की वैल्यू 1 है तो क्या इसका मान 20 का मान 20 ही होगा क्या? और इसमें 20 जोड़ देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 51। ये लो, ये है अपने पास एक दूसरा तरीका यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने का। बताओ ठीक है क्या? तीसरा तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, पहला तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट है, दूसरा ये एलिगेशन मेथड है, और तीसरा तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास होता है कि अपने पास जो भी न्यू पर्सन अपने पास आया है या जो भी न्यू इनिंग ऐड हुई है, तो बराबर में हम लोग लिखते हैं ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल इनिंग्स। यहां पर जो न्यू पर्सन न्यू इनिंग्स का मतलब क्या है सर? अपने पास यहां पर हो सकता है एक क्लास, एक 11 खिलाड़ियों की टीम है और वो कहेगा 11 खिलाड़ियों की एवरेज एज ये है, कोच की एज भी शामिल कर ली जाए तो क्या एक नया पर्सन वहां पर जुड़ गया? बताइए ठीक है क्या? कोच की एज भी अगर इंक्लूड कर ली जाए तो हमने यहां पर एक नया पर्सन ऐड कर दिया, ठीक है। वो अगली बार कहेगा कि अपने पास एक क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, उनकी एवरेज एज ये है, अगर टीचर की एज भी शामिल कर ली जाए तो देखिए एक नया पर्सन ऐड हो गया वहां पर। कभी भी जैसे एक बोट में 10 लोग जा रहे हैं, बोट में 10 पर्सन जा रहे हैं, उनका एवरेज वेट ये है, अगर बोट का वेट भी शामिल कर लिया जाए तो देखिए बोट एक नई क्वांटिटी जो है वो ऐड हो गई है। एक बल्लेबाज ने, एक बैट्समैन ने 15 इनिंग खेली हैं, एक और इनिंग 16वीं इनिंग जब उसने खेली तो एक नई इनिंग ऐड हो गई। 15 इनिंग का एवरेज 30 रन था और एक और 16वीं इनिंग खेलती एवरेज जो है वो 31 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में जब एक नया पर्सन, एक नई इनिंग, जब एक नया बंदा वहां पर ऐड होता है, तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, सब लोग नई इनिंग जो है अपने पास यहां पर वो अपने पास अगर निकालनी है न्यू पर्सन, तो ओल्ड एवरेज कितना है? तो आप कहोगे सर 30। प्लस माइनस इसलिए लिए मैंने, अगर बढ़ जाए तो पॉजिटिव साइन, घट जाए तो नेगेटिव साइन। और टोटल लोग कितने हो गए? तो आप कहोगे सर टोटल 20 पहले थे, एक नया आ गया तो 21। ये अपने पास फॉर्मूला आप लोगों का रटा हुआ रहेगा तो थोड़ा सा आप लोगों को फायदा मिलेगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अब ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको।
एलिगेशन तो याद रखिए, आपको एलिगेशन में ही समझ में आएगा। ये मैंने बस तरीका एक बताया कि ये भी तरीका अपने पास होता है, बाकी पूरा चैप्टर मैं यहां पर नहीं पढ़ा रहा हूं। एलिगेशन मैं फिर से रिपीट तो कर देता हूं, मैं एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन आपको चीजें तब समझ में आएंगी जब आप लोग पूरा एलिगेशन चैप्टर पढ़ोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी समझ में कम आएगा, रिपीट चाहे मैं 3 बार कर दूं, जिसका एलिगेशन पढ़ा हुआ है उसी को समझ में आएगा। मैं फिर बता देता हूं। 30 है, जो नया पर्सन आया उसका एक्स मान लिया, और यहां पर एक बढ़कर एवरेज कितना हो गया, 31। पहले लोग जो थे 20 थे, अब पर्सन अपने पास एक हो गया है, इसमें से ये माइनस किया तो एक, एक का मान एक है तो 20 का मान 20 होगा। इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो उधर वाली वैल्यू बड़ी होगी, और बड़ा बनाने के लिए इसमें 20 जोड़ दो तो आंसर आ जाए। तो मैं 5 बार भी रिपीट कर दूं ना तो भी समझ में कम आएगा, समझ में तब आएगा जब एलिगेशन पढ़ोगे। यहां तो मुझे सिर्फ बताना है कि इस टाइप की भी एक अप्रोच होती है। एक बार आपके दिमाग में दिमाग ने क्लिक किया कि अच्छा ये भी एक अप्रोच है। जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम ये जो चैप्टर है एलिगेशन, ये आपको और सही समझ में आएगा। तो जहां जहां आता जाएगा वहां वहां मैं आपको बताते चलूंगा। जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको वो क्लियर हो जाएगा। पढ़ लिया तो अभिजीत ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन करवाए होंगे मैंने एवरेज पढ़ाते टाइम, ऐसे कम से कम एक पूरी वो 20 क्वेश्चन करवाए होंगे। इस एक पॉइंट पर थोड़ी प्रैक्टिस भी करो भाई, एक ही पॉइंट पर। कि अपने पास कभी कभार एक नया पर्सन आ गया, वहां तो और मैं ज्यादा पढ़ाता हूं, 2 लोग भी आ गए होंगे, अपने पास एक इनिंग खेली, अपने पास यहाँ पर 16वीं इनिंग खेली, फिर 2 मिनिमम और मैक्सिमम वाली इनिंग हटा दी, उल्टा कैसे पढ़ना है, कम से कम 15-16 क्वेश्चंस ऐसे जरूर करवाए होंगे। उसके बाद तो करो यार। एलिगेशन का सबसे आसान वाला क्वेश्चन है। तो आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो डेली आप लोग ध्यान रखना। कल से आज हमारी शुरुआत में पहली क्लास स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमने जाना है। जो जो चीजें होंगी हम लोग, आज की हमारी क्लास जो है वो ओनली स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग जाना है। डेली 7 बजे का मतलब 7 बजे, टाइम का विशेष तौर पर ध्यान आप लोग रखा करो। आज तो मैं भी थोड़ा सा लेट था, जो भी चैप्टर में शुरुआत करता हूँ पहली क्लास में मैं थोड़ा सा लेट शुरुआत करता हूँ, लेकिन कल से मैं लेट नहीं होऊंगा। 7 बजे का मतलब 7 बजे, टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो। कल आकर मैं एक एक पॉइंट, आज तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बताया है, कल से मैं उनके बारे में एक एक पॉइंट पकड़ूंगा और उस पॉइंट को मैं समझाने की आप लोगों के लिए शुरुआत करूंगा। एक पॉइंट पकड़ा, उस पर पहले मैंने समझाया और उस पर बेस्ड फिर क्वेश्चंस करवा दिए। अगला पॉइंट लिया, पहले मैंने समझाया, फिर उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस करवा दिए। इसी टाइप से हम लोग चलते रहेंगे। ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। बिल्कुल अभिषेक, ओनली ये कर रहे हो ना रेलवे की, करते रहो, कंटिन्यू रहो। रेलवे के क्वेश्चंस आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए करोगे। पूरा आपको पढ़ना है भाई। रेलवे में एसएससी से भी टफ क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। बस ये तो माहौल बन गया है कि रेलवे में आसान आसान क्वेश्चंस नहीं आते भाई। एक बार पेपर देखो, मैंने पीवाईक्यू पूरा का पूरा रेलवे का देखा है, रेलवे का, सीडीएस का, एसएससी का पीवाईक्यू मैंने पूरा देखा है भाई। एक बच्चा कह रहा है सर अच्छा हुआ आप प्रोटेस्ट में नहीं गए, वहां पर रीलबाजी हो रही है सिर्फ। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस पे एक बच्चे ने कमेंट किया है ऊपर, एक चीज आप लोग ध्यान रखो भाई, ये ऑनलाइन का जमाना है। आप लोग किसी भी बंदे से जिससे नहीं मिले हो, सिर्फ ऑनलाइन देखा है, उस पर आप लोग कभी भी विश्वास मत करना, चाहे मैं खुद ही हूं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, अपने आसपास के लोगों को भी बताओ, अपने मतलब जब भी बच्चे हों उनको भी ये बात सिखाना, क्योंकि आने वाला टाइम तो और ऑनलाइन का होगा। कुछ बच्चे इतने इन्फ्लुएंस होते हैं, इतने इन्फ्लुएंस होते हैं कि उनको वही सब कुछ सही लगने लग जाता है। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बिठाइए कि आप लोग जो है वो आप लोग मतलब किसी से भी अगर ऑनलाइन, बहुत सारे ऐसे, मैं मेरे हर स्टूडेंट को ये बात समझाता हूँ, कोई भी अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अगर देखते हो तो उस पर आप लोग आंख बंद करके विश्वास मत करो, कमेंट किसी के लिए मत करना शुरू करो। अगर मैं जैसे अभिनय सर की अगर मैं बात करूं, अभिनय सर को मैं तब से जानता हूं जब से हम लोग अनअकैडमी पर साथ थे, हमारी बातचीत होती है। और अभिनय सर को मैं तब से 2019 के आसपास से हम लोग अनअकैडमी पर थे, मैं पहले अनअकैडमी पर पढ़ाता था। उस बंदे पर आप लोग रियल में विश्वास कर सकते हो।
वो जो मतलब रियल में एक स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं, उन पर रियल में आप लोग विश्वास कर सकते हो। मेरी बात रानी मैम से होती है, रानी मैम से बातचीत में भी हमें पता लगता है, क्योंकि वो भी अनअकैडमी पर थे, तो वहाँ पर भी आप रानी मैम की बातों पर भी विश्वास कर सकते हो, ध्यान रखिए। कुछ ही टीचर से मेरी बातचीत होती है, आभास सैनी सर हैं, उनसे आप बातचीत पर विश्वास कर सकते हो। मैं किसी भी दूसरे टीचर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को ये बताने का काम है कि मेरी इन टीचर्स से बातचीत हुई है, क्योंकि हम लोग अनअकैडमी पर साथ थे, साथ पढ़ाते थे। तो मतलब इन पर विश्वास किया जा सकता है। ये स्टूडेंट के बारे में मुझे नहीं लगता कि गलत सोचते हैं। आप विश्वास कर सकते हो, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, आप विश्वास कर सकते हो भी। जैसे जैसे मेरी बातचीत हुई उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बाकी मेरी किसी से आज तक ना तो मैं मिला हूं और ना ही मेरी बातचीत होती है भाई। बाकी किसी फैकल्टी से, जैसे दिल्ली की जो फैकल्टीज़ हैं, गगन प्रताप सर हैं, आदित्य सर हैं, राकेश यादव सर हैं, नीतू मैम हैं, इनसे मैं आज तक ना तो कभी फ़ोन कॉल पर बात हुई है और ना ही मैं आज तक कभी मिला हूँ कि मिलकर कोई बातचीत हुई है। तो मेरी कभी किसी से बातचीत हुई ही नहीं, तो उसके बारे में मैं कैसे कुछ भी बोल सकता हूँ। बाकी अभिनय सर से मेरी बातचीत होती है, रियल में आप लोग उस बंदे पर विश्वास कर सकते हो भाई। थैंक यू, टेक केयर।